हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग आज से जो एडुटेरिया का NCERT प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज आया है उसका आज जो राज्य व्यवस्था है अर्थात सेट नंबर 10 जो पॉलिटी का है इसको आज देखेंगे। बाकी सेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी देखेंगे डेली बेसिस पे एक एक सेट। तो चलिए आज से राज्य व्यवस्था खंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलती है, ये बातें सही है। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों को पालन करते हैं, जी हाँ, ये दोनों ही बातें सही हैं। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। क्या लद्दाख मैदानी इलाका है? सेकेंड स्टेटमेंट है, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये बातें सही है, ये मैदानी इलाका नहीं है लद्दाख, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर? केवल और केवल 2। नेक्स्ट, और याद कीजिए लद्दाख में जो बारिश होता है 20 सेंटीमीटर से कम होता है। डैट मीन्स क्या है? ये एक रेगिस्तानी इलाका यानी डेजर्ट का इलाका है, लेकिन ये कौन सा डेजर्ट है? तो कोल डेजर्ट है। नेक्स्ट, केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो जो फर्स्ट था वो अरबी और यहूदी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। 4 कह रहा है, इप्टा यानी IPTA शब्द का पूर्ण विस्तार क्या है? ये क्लास 6 का NCERT का पार्ट है। ये है भारतीय जन नट संघ। भारतीय जन नट संघ, इसका एक फेमस जो लाइन है कि कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जान, दिन खून के हमारे हैं। ये इसका फेमस लाइन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। दूसरा है, इनमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। तो ये जो भारत एक खोज है एक्चुअली में नेहरू जी का पुस्तक है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पूछ क्या रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछ रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए या माध्यम अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करते हैं। ये जो फेमस कार्टूनिस्ट है RK लक्ष्मण का है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RK लक्ष्मण। 7 है, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। जी नहीं, ये यूपीए था। यूपीए अर्थात जो मनमोहन सिंह की सरकार था उसके अंतिम वर्ष में किया गया था, अर्थात 2 जून 2014 को। यानी एक कथन गलत है। दूसरा है कि उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बन गया। उस पुनर्गठन के बाद 29वां राज्य, ध्यान रहे क्या बोल रहा है? आंध्र प्रदेश 29वां राज्य बना। जी नहीं, पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य बना था, ठीक है।
आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही आ गया था, तो कौन बना था? तेलंगाना। यानी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। 8, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? यह 1920 की घटना है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1। इंग्लैंड में औरतों की वोट की देने की बात की जाए तो यह 1928 में, यानी इंग्लैंड में अमेरिका से भी बाद में मिला, और भारत में 1950 से ही जब देश में संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफरेज आंदोलन का परिणाम था। दूसरा कथन है कि इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ या मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। जी नहीं, जो मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ वो 1928 में, 1928 में, अर्थात सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? केवल और केवल 1। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, 10, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन गांधी जी का है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी जी का है। ये बातें गांधी जी 1931 में अपने जो चर्चित पत्रिका है इंडिया, यंग इंडिया में, किसमें? यंग इंडिया में, इसमें इन्होंने चर्चा किया था। 11, स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? याद रहे, ये स्थानीय स्तर की बातें कर रहा है, तो नगर पालिका। ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जी नहीं, ये तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल में मनाया जाता है। दूसरा है, इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षण सांडों की लड़ाई है। ये भी कथन गलत है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई नहीं सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कारण क्या है कि ओणम है ये केरल में मनाया जाता है, और सांडों की लड़ाई है ये जलीकट्टू में है। ठीक है, और जलीकट्टू का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट, 13, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सुमार बांग्ला, उसका भी रचयिता टैगोर जी ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सफरेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग करने का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा? यानी ये कब अपने चरम बिंदु पर पहुंचा? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान था, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट, और इसी आंदोलन के बाद अमेरिका में और यूरोप में इंग्लैंड में 1928, अमेरिका में 1920 में मत देने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। 15, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी किसी चीज़ को पहले से मान लेना। क्या हो जाएगा? तो रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन डी हो जाएगा। रूढ़िवादी एक तरह से जो किसी चीज़ को मान लेना कि ये बंदा या ये बंदी ऐसा ही होगा। 16, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? जो महार थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी महार थे, और उनका संबंध किस राज्य से था? तो बम्बई प्रांत से था। नेक्स्ट, 17, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में होना चाहिए। जी हाँ। उसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक होना चाहिए। जी हाँ। पंचायत चुनाव में हुआ उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होना हो। ऐसा नहीं है, ये जो है ना सभा का सदस्य होना, तो
तो सभा का सदस्य वो सभी व्यक्ति हो सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो, उस ग्राम में नाम हो जहाँ पे वो रहता हो, और उसकी उम्र चूंकि मतदाता सूची में नाम है 18+ होगा ही, यानी ये निर्वाचित होना कहीं से भी शर्त नहीं है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी ऑप्शन डी क्या है? उस व्यक्ति का, वह व्यक्ति उस ग्राम का निवासी होना चाहिए। ये कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। सबसे पहले शून्यकाल होता है, तो शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से शुरू होता है, जबकि संसद की कार्रवाई 11 AM से ही शुरू हो जाता है, अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है, शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य हेतु मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल हो। ये कथन सही नहीं है। शून्यकाल एक तरह से विशेष परिस्थिति में लाया जाता है, हर दिन जो 12 से 1 के बीच में ये होता है। और ये जो शून्यकाल की अवधारणा है 1960 के दशक में, ये भारतीय मीडिया के देन है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, ना 1 ना 2 सही। नेक्स्ट 19, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बोल रहा है, तो देख लेते सीधा सीधी। कह रहा है उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। जी नहीं, ये जो पंचायत सचिव होता है, ठीक है, ये मतलब ग्राम पंचायत में दो तरह के सीरीज चलता है। एक तो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, और दूसरा होता है सरकार द्वारा नियुक्त यानी सिलेक्टेड यानी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ठीक है। क्या होता है? सरकारी अधिकारी। ये जो व्यक्ति है सचिव, ये अधिकारी होगा, ना कि ये इलेक्टेड होगा। अब क्या हो जाएगा? निर्वाचित नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। उसको राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, जी नहीं, इसका एग्जाम होता है और पास करके सिलेक्ट होता है, यानी ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट है, उसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जी हाँ, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसार में 8 मुख्य धर्म है, ठीक है, ये बातें सही है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग पाए जाते हैं या रहते हैं, ये भी कथन सही है। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, मस्ट बी मार्क्ड। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, और ये लाइन एनसीईआरटी का है। इट मे बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशंस, सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी 21, निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए या विचार कीजिए। देखते हैं। पहला है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ये बातें सही है, क्योंकि 3 स्तर का सरकार है हमारे यहाँ। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा राज्य स्तर के जो कि राज्य सरकार आता है, और तीसरा संघ सरकार अर्थात जो केंद्र सरकार है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। जी नहीं, लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है राज्य स्तर की सरकार, और तीसरा जो स्तर है वो है संघ सरकार, अर्थात स्टेटमेंट सेकेंड क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1। ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति प्रदान कौन करता है या कौन प्रदान करता है स्वीकृति? ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा मीटिंग के माध्यम से इस कार्य का निष्पादन किया जाता है, कार्य को देखा जाता है, और इसको ग्राम सभा ही स्वीकृति देता है। 23, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाला कर, यस ये है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी है। संघ सरकार राज्य सरकार दोनों ही दान दे सकता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी होता है। और नेक्स्ट है भू राजस्व कर। जी नहीं, ये स्टेट टैक्स है, ये राज्य के द्वारा वसूला जाता है। तो भू राजस्व कर क्या हो जाएगा? नहीं होगा, ये राज्य के द्वारा वसूला जाता है।
नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का कौन सा या कौन से कार्य है? सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों के निर्माण और रख रखाव। जी हाँ, जो सरकारी भवन है उसका निर्माण होता है, पंचायत, जिसको सामुदायिक भवन या पंचायत भवन कह सकते हैं। स्थानीय कर लगाने एवं इकट्ठा करने। जी हाँ, कर लगाने की व्यवस्था है। ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना को लागू कराना। जी हाँ, जैसे कि मनरेगा, ठीक है, मनरेगा में बहुत सारे जो ग्रामीण कार्य करते हैं ये भी काम ग्राम पंचायत का है। अर्थात तीनों स्टेटमेंट सही है। 25, भारत में गांव की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो 2011 के सेंसस के अनुसार 6 लाख से अधिक है, 6 लाख से अधिक है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नगर निगम के आय के स्रोत नहीं है? तो जो नहीं है हो जाएगा कमर्शियल टैक्स, वाणिज्यिक कर, ये नहीं है। बाकी संपत्ति कर है, दुकान होटल आदि पर कर लगाना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 27, नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थानों को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। विधायक, सचिव, सदस्य, आयुक्त, पार्षद, जिला मजिस्ट्रेट, पार्षद और आयुक्त। चलिए देखते हैं। पहला है, जहां डैश विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम डैश और कर्मचारी करता है। यानी निर्णय कौन लेता है? तो पार्षद, और लागू कराता है सरकारी अधिकारी, दैट इज कॉल्ड आयुक्त। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 28, भारत में किस नगर निगम का कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था? किस नगर निगम का? ये था सूरत नगर निगम। ऑप्शन हो जाएगा 1, सूरत, जो गुजरात में है। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले देख लेते कथन कौन कौन है। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। तो ये बातें सही है, 1930 के दशक में इसका किया गया था। साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं। ये बातें गलत है। ये बातें क्या है? गलत है। नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। यानी पूछ रहा है असत्य कथन कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। हालांकि इसकी उपयोगिता अब नहीं है। न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो संसद भवन बना है उस पर आपको फोकस होनी चाहिए। नेक्स्ट 30 नंबर, कथन 1 और कारण पर विचार करें और उपयुक्त के विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं। 30 नंबर, पहला है, कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। ये बातें सही है, यह स्टेटमेंट सही है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का आसानी से और कम वेतन पे काम मिल जाना। जी हाँ, आकर्षण कारण एक अंग्रेजी बोलना है, दूसरा चीप लेबर है, सस्ते दामों पर काम करता है। अर्थात कथन और उसके स्पष्टीकरण दोनों ही सही है। नेक्स्ट 31, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट 32, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर या हेल्पलाइन नंबर के द्वारा जारी किया गया है। वह नंबर क्या है? 1098 है, 1098 है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 33, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मिड डे योजना की व्यवस्था किया जाना
किसके निर्देशनों को क्रियान्वित करने का दिशा में उठाया गया एक कदम है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। जी हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ये कार्यक्रम चलता है। ठीक है, ये 2001 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आया था और सबसे पहले जो तमिलनाडु राज्य है, जी हाँ, फर्स्ट जो योजना लागू किया था वो तमिलनाडु राज्य है। ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। जी हाँ, वाद विवाद का सबसे बड़ा मंच भी है। संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो मनोनीत के माध्यम से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मनोनीत के माध्यम से तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने प्रतिनिधित्व को वोट देते हैं, अर्थात उसको इलेक्ट करते हैं, ना कि उसको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो कथन हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट 35, कथन और कारण दिया गया है, तो चलिए उसको देखते हैं। जब से स्कूलों में मिड डे मील योजना लागू हुआ है, बच्चों की उपस्थिति में यानी उसके अटेंडेंस में उससे सुधार हुआ है। जी हाँ, उस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहभागिता मिली है। जी हाँ, सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं, ये बातें तो सही है, लेकिन मिड डे मील योजना के वजह से सुधार हुआ है, उसमें जाति पूर्वाग्रह से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 36, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलनी सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा हुआ था। तो ये जो जुड़ा हुआ था अफ्रीकी अमेरिकन के बीच असमानता के व्यवहार को लेकर। जी हाँ, एक ये घटना 1900 नहीं बल्कि 1950 के आसपास की घटना रहा होगा। 1950 के लेके 60 के बीच में ये जो एक महिला थी, अश्वेत महिला, रोजा पोक्स उसका नाम है, रोजा पोक्स नाम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये एक दिन काम करके बस से वापस जा रही थी, बस में बैठी थी, एक गोरा आदमी ने इसे खड़ा होने को कहा, लेकिन ये इतना थकी थी कि काम नहीं, खड़ा होने में असमर्थता जताई, और इसी असमर्थता के कारण अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट हुआ और 1964 में, जी हाँ, 1964 में ये अधिनियम बन गया, जिसमें से ये जो असमानता है, नस्लीय भेदभाव है, उसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंधित करता है? कौन सा करता है? तो यह अनुच्छेद 15 है। तो यह 15 में भी अनुच्छेद 15 का भाग 1, 15 का भाग 1, बाकी 14 है समानता। ठीक है, 14 कहाँ से है? समानता है। 16 जो रोजगार में आरक्षण की बातें करता है, और 18 उपाधि को लेकर है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया। ये ऐसी बातें नहीं है। पूछ रहा असत्य कौन सा है, तो ये चूंकि सत्य है, यानी ऑप्शन ए गलत। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहाँ दिव्यांगजन ने जो डिसेबल पर्सन है वो सरल तरीके से चढ़ सके, जा सके। ये भी बातें सत्य है, अर्थात क्या हो जाएगा? असत्य कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन सत्य है। और ये देखना है कि स्टेशन पर देखिएगा, चाहे बेगूसराय हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर, हर स्टेशन पर एक नॉर्मल सीढ़ी इस तरह से बना होता है, जिसपे नॉर्मल तरीके से क्या किया जाता है? चढ़ा जाता है। ये दिव्यांगजन के लिए विशेष तौर पे रहता है। और ये जो शब्द आया है ना, पहले विकलांग था, ठीक है, पहले क्या था? विकलांग।
बट ये जो दिव्यांग जन शब्द है ये भी इस अधिनियम के थ्रू ही दिया गया। नेक्स्ट 39, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप है। ओपीडी जो हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट दिखाते हैं नॉर्मल तरीके से जाके, वो ओपीडी है। वो होता क्या है? बाह्य रोग विभाग अर्थात आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 40, जल और स्वच्छता सतत विकास ने या सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य? ये जो सस्टेनेबल एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 30 तक इसको पूरा करना है, 2015 से 30 तक। उसमें से जल और स्वच्छता कितने नंबर पर है? ये 6 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। नेक्स्ट 41, सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है। तो ये है उत्तम स्वस्थ और खुशहाली। 1 नंबर पर क्या है? गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं बल्कि भूखमरी। क्या है? भूखमरी। 1 नंबर पर भूखमरी है और 3 नंबर पर स्वस्थ है। 5 नंबर पर है लैंगिक भेदभाव तो असमानता को समाप्त करना। 13 नंबर पर है जलवायु परिवर्तन। 9 नंबर पर है, 9 नंबर आई से है इनोवेशन। ठीक है। 6 नंबर पर सूर्य ऊर्जा वाला है यानी ऊर्जा है। सॉरी 7 नंबर पर होता है ना इंद्र का 7 घोड़ा था। इंद्र का कितना घोड़ा था? 7 यानी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा या 7 सूर्य का 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। ये भी तरीके से याद कर सकते हैं। 42, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपयुक्त निर्देशन किसके द्वारा जारी किया गया है? ये लाइन जो है भारतीय आयुर्वेद परिषद। किसका है? भारतीय आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद परिषद यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? यह है कोस्टारिका। कौन हो जाएगा? कोस्टारिका। ये मध्य अमेरिका का देश है। जी हाँ, ये मध्य अमेरिका का देश है। 44, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य के कुल बजट का 40% पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था ताकि पंचायत पेयजल, शुद्ध आहार और औरतों के विकास यानी महिला के डेवलपमेंट के लिए और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके। यह है राज्य के तौर पर केरल। ये केस स्टडी है। नेक्स्ट 45, MLA का पूर्ण विस्तार रूप है। क्या है? MLA। तो इसमें से कोई है नहीं एक्चुअल में। ठीक है। ये विधानसभा के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो है, तो उपयुक्त में से हो जाएगा डी नंबर। कोई नहीं है। 46, हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बटा है? तो वहाँ पे कितना सीट्स है? 68। कितना है? 68। बिहार में कितना है? 243। कितना है? 243। और मैक्सिमम कहाँ पर है? यूपी में कितना है? 403। बिहार में लोकसभा कितना सीट है? 40। लोकसभा कितना सीट है? 40, जिसमें से 2 जिला, एक पटना जिला और दूसरा समस्तीपुर, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की सीट कितना है? 16। विधान परिषद कितना है? 75। सबसे सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पर है? यूपी। कितना है? 80। नेक्स्ट 47, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, साधारण बहुमत का आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। जी हाँ, ये बातें सही है। दूसरा है, विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो
सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। ये भी बातें सही है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है, यहाँ पे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत जैसे मान लेते हैं 200 सीट है, इसमें साधारण बहुमत क्या हो जाएगा कि आधा से अधिक। तो आधा क्या है 100 अधिक 1 भी हो जाएगा, तो 201 हो गया, सॉरी 101 साधारण बहुमत। लेकिन जब हम विशेष बहुमत की बातें करेंगे तो याद रहे क्या है विशेष, एक सेकेंड फ्रेंड, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यहाँ थोड़ा सा समझना है, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए इसमें दो शब्द है, एक तो विशेष, दूसरा है बहुमत। जैसे कि हम बात कर लें, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए 272, ठीक है। तो ये यानी बहुमत चाहिए। विशेष में क्या जरूरत है पहले, तो पहले तो उसको बहुमत चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बहुमत चाहिए, और बहुमत के लिए कितना होना चाहिए, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो कम से कम 272, और या इसी को कहेंगे तो 2/3। विशेष बहुमत में दो प्रकार है, एक तो 2/3 दैट इज कॉल्ड 272 हो जाएगा, और दूसरा क्या है 2/3 अर्थात 272 कम से कम, साथ ही साथ आधे राज्य, ठीक है, आधे राज्य का अनुसमर्थन, तो आधे राज्य का अनुसमर्थन। ये दो बातें विशेष बहुमत की बातें किया गया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट 48, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी डैश केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों को या अधिनियमों के अनुसार कामकाज का संचालन करे या कामकाज निर्वासित या काम करे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। और राज्यपाल एक परंपरा है, जिस राज्य में नियुक्त किया जाना है उससे बाहर का किया जाएगा। जैसे बिहार का है तो बिहार का भी कौन है, राजेंद्र अलेलकर, जो कि बिहार से बाहर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, समूह द्वीप जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है। ये कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर का, जी हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखें तो ये जो प्रशांत महासागर है इसका दक्षिण में है। प्रशांत महासागर के क्या है, दक्षिण में है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। जी हाँ, मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहता है। और इसके अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। लेकिन एक महीना पहले का निर्णय है, 2024 का निर्णय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब मुंबई हाई कोर्ट का, कि अनुच्छेद 21 भी क्या है, संविधान की आत्मा को संज्ञा दिया गया है, ठीक है। कह रहा है मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की, ये तो सही है। दूसरा है कि 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलतराम के पास था। जी नहीं, ये इनके पास नहीं था, ये खरे के पास था। किसके पास था, खरे के पास था। और इस जिन संविधान का अंतिम संविधान सभा बैठक हुआ था, सबसे पहले इसमें से नेहरू जी सिग्नेचर किए हैं और दूसरा नंबर पर किए थे राजेंद्र बाबू, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 24 जनवरी 1950 को खाद्य व कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सभापति थे, तो राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, तो इनके पास ये चीज़ें नहीं था, ठीक है। ये चीज़ें इनके पास नहीं था, तो ये ध्यान रखना है। इन स्टेटमेंट केवल और केवल एक नंबर सही होगा। नेक्स्ट 51 है 51, झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। ये कौन बनी है, लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन सी 52। कथन एक और उसका कारण दिया गया, उसको देखते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है, ये ऐसा मानना है, ठीक है। दूसरा है महिलाएं अधिक
संवेदनशील और विनम्र होती है। जी हाँ, नर्स काम क्या है? तो देखभाल करना। देखभाल करने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति में संवेदना होना चाहिए, उस व्यक्ति में विनम्र का भाव होना चाहिए, और महिला में ये दोनों चीज़ें होती है। अर्थात ये कारण और स्पष्ट कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट 53, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया है। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उक्त पंक्तियाँ ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है पंडित रमाबाई के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पंडित रमाबाई के लिए ये बातें कहा गया। और इनके जीवन की पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो 1858 से 1858 से 1922, 1858 से 1922। नेक्स्ट 54, उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। ये कौन सी धारणा होगा? तो रूढ़िवाद, एक तरह से परंपरा, जो चीज़ें मान लिया गया, जिसे कहा जाता है कि रूढ़िवादी समाज है, यानी जो पिता या पितृक समाज है वो चीज़ें मानती है कि ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है। 55, आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप क्या था? ये था टेलीवाइजर। ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा टेलीवाइजर। ठीक है। इसके अगर आविष्कार की बात की जाए तो जॉन एल वर्ड ने किया था। जॉन एल वर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन एल वर्ड। नेक्स्ट 56, संचार माध्यमों द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करते लोगों को विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित कर सकता है तथा लोगों को ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह रिश्ते क्या कहलाता है? तो एजेंडा का तय करना। और आजकल के मीडिया पर यह आरोप लगता है, मीडिया आजकल क्या करती है? एजेंडा तय करती है, समाज को क्या दिखाना है, ना कि सच्चाई दिखाते। ऐसे आरोप लगते हैं। क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, यह आपके अपने व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है। 57, सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। संचार माध्यमों आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? यह सामाजिक विज्ञान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सामाजिक विज्ञापन होगा। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कथन और कारण है। तो चलिए कथन को देखते हैं। लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप मतलब एक तरह से किसी चीज़ को प्रसारित होने से रोक देना होता है। ठीक है। ये कथन कारण सही है, लेकिन ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन स्वतंत्र होना सेंसरशिप नहीं होगा तब तो होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन कारण सही है बट स्पष्टीकरण वह अस्पष्ट है। 59, भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? ये आपातकाल किस समय माना जाएगा? आपातकाल के समय। तो इसमें ऑप्शन देख लिया, आपातकाल कब लगा था? आपातकाल कब लगा था? तो 75 से 77। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इस समय देश में 2 आपातकाल लगा हुआ था। जी हाँ, एक तो 1971 के जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, उस समय। और एक आंतरिक आधार पे, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी लगाई थी, वो था दूसरा आपातकाल। अर्थात एक बार में 2 आपातकाल लगा था और इसे बाद में समाप्त करके चुनाव कराया गया था 78 के फरवरी एंड मार्च माह में। 60, साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साप्ताहिक बाजार रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। जी हाँ, अगर जिसको कहते हैं हाट बाजार, जो कभी सप्ताह में 1-2 दिन लगती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में
समेट लेते हैं। ये बातें सही है। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ये भी बातें सही है। ऑप्शन सी नंबर 61। सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध है। ये है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यानी जिम्मेदारी से उपभोक्ता और उत्पादन। जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैंगिक समानता कहाँ है? ये 5। जलवायु परिवर्तन कहाँ पर है? 13। नेक्स्ट 62। रिक्त स्थान की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए डैश एक साधन है। क्या एक साधन है? तो सहकारी व्यवस्था। क्या है? सहकारी व्यवस्था। और इसकी 97 में संविधान संशोधन 2011 में सहकारी को 2011 में जोड़ा गया शब्द को भी, और अनुच्छेद 19 में भी, ठीक है, अनुच्छेद 19 में भी सहकारी शब्द है। नेक्स्ट 63। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया जा रहा है? ये था ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट 64। उचित कार्य और आर्थिक समृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा लक्ष्य है? आर्थिक वृद्धि और समृद्धि, ठीक है। ये आर्थिक इकोनॉमिक्स। और याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? ये था 2008। कौन सा वर्ष था? 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। फेडरलिज्म का अर्थ क्या है? यानी संघवाद। इसमें देखिए संघ के जरूरी क्या है कि कम से कम दो, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, दो व्यक्तियों के, दो संस्था के हाथ में। जैसे कि यहाँ पर संघ सरकार है और राज्य सरकार है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता हो, उसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका हो, कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें है। नहीं, शक्ति का पृथक्करण। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो। भारत में कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की। ऊपर में संघ सरकार, बीच में राज्य सरकार और अंतिम में स्थानीय सरकार। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 67। कह रहा है कथन कारण है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। ये बातें सही है, लेकिन अंबेडकर को पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा था। इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनके कारण कुछ सुरक्षात्मक उपाय किया गया था। ये कथन सही है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, तो देखते हैं। संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किसने दिया था? यह किसका यह वक्तव्य था? यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञान उदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये स्टेटमेंट किसका था? यह स्टेटमेंट है अय्यर साहब का। कौन अय्यर? ऑप्शन नंबर ए के अय्यर साहब का ये स्टेटमेंट था। ठीक है। नेक्स्ट 69। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्याख्या का सही क्रम निर्धारित कीजिए। व्यवस्था का, मौलिक अधिकार की व्यवस्था का। तो सबसे पहले कौन है? समानता का अधिकार। फिर ये 14 से 18 है, 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 और
24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 25 से 28। फिर है अल्पसंख्यक का शिक्षा और प्रबंधन का अधिकार है, ठीक है, यह है 29 और 30। फिर 31 नंबर क्या है, संपत्ति का अधिकार है। 32 नंबर क्या है, राइट टू रेमेडीज अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 33 में है कि कुछ मूल अधिकार जो अधिकारी हैं जैसे IAS है IPS है उस पर प्रतिबंधित किया गया। 34 है मार्शल लॉ और 35 है कि संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए कानून या विधि का निर्माण करना। तो एक राउंड में ये आपका अधिकार समाप्त हो गया। बाकी 13 में विधि का उल्लेख है और 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो चलिए एक राउंड में आपका पूरा हो जाएगा, बाकी आप अपना अनुसार ऑप्शन देख लीजिएगा। 70 नंबर, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कितनी तारीख हुआ था? तो ये जो बैठक था 24 जनवरी 1950, जो कि हम लोग पीछे चर्चा भी किए थे ये बैठक के बारे में। 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुआ था और यहाँ इसी दिन सिग्नेचर किया गया था। तो फर्स्ट सिग्नेचर जो किए थे वो नेहरू जी थे, लेकिन सेकेंड जो किए थे, सेकेंड सिग्नेचर करता थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वह कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया माना जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार। कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता के अधिकार, क्योंकि इसके अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 19 के ए के पार्ट में ये कहा गया है, इसमें 6 पार्ट है, ठीक है, कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। इसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को आजीविका के लिए भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने काम करने की आज़ादी है। और इसमें जो एक जो संपत्ति का अधिकार था, टोटल कितना था मूल अधिकार में? इसमें 7 था। कितना था? 7 था। तो 6 नंबर पर कौन था? 6 नंबर F, 6 नंबर पर ABCD में क्या आता है? F आता है, यानी संपदा यानी संपत्ति का अधिकार 6 नंबर पर था, जिसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट 72, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसा राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसके लिए होता है? तो ये हो जाएगा आपको संप्रभु। देखिए राज्य के परिभाषा में 4 चीज़ें हैं, ठीक है, राज्य की परिभाषा में 4 चीज़, एक तो सरकार चाहिए, दूसरा जनसंख्या, तीसरा भूभाग और चौथा संप्रभु। क्या चाहिए? संप्रभु। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, संप्रभु नहीं थे। संप्रभु कब बने? जब देश आज़ाद हुआ। और राज्य मतलब पॉलिटिकल टर्म में देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देश को। जैसे बिहार एक राज्य नहीं है, बिहार एक क्या है? सूबा है। क्या है? सूबा है, लेकिन हम लोग टेक्निकल बोलने चालने में राज्य कह देते हैं। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट दी गई है। ये बातें सही है क्या? तो दोनों ही बातें सही है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, कितने तरह का अल्पसंख्यक है संविधान में? 6 को अल्पसंख्यक माना गया है, ठीक है। किसको किसको? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को, ठीक है। और अल्पसंख्यक का निर्धारण भारत में 2 तरीके से है, एक तो भाषा के आधार पर है, ठीक है, और दूसरा है धर्म के आधार पर। जो भाषा के आधार पर है वो राज्यवार अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर है, लेकिन धर्म के आधार पर संपूर्ण भारत को माना गया है। तो दोनों ही कथन सत्य है। 74, कथन और कारण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में एक अहम अंतर है। ये बात सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट है, यानी ये दोनों ही कथन सही है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, राज्य चाहे तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण है 3 तलाक, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को जाने से प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। लेकिन अमेरिका में धर्म और राज्य, ठीक है, दोनों ही अलग है, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप
नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इसीलिए भारत में फ्रांस के मॉडल को अपनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? तो वफादारी की। ऑप्शन सी, वफादारी की। नेक्स्ट, 76। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या कहा जाएगा या क्या मतलब क्या नियम है? हालांकि ये तो 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से नियम बदलने वाला है। वहाँ की क्या हो जाएगा? राजद्रोह। क्या हो जाएगा? राजद्रोह। और राजद्रोह की नया परिभाषा क्या है कि राज्य के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज कीजिए वो राजद्रोह में आएगा। 77। किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? यह था 2004 के आम चुनाव में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 2019 में हुई लोकसभा के चुनाव में किस क्रम के आम चुनाव था? अब चूंकि 2024 आ चुका है, इसमें कौन सा क्रम था? तो ये था 18वां, यानी पहले कौन हुआ होगा? 17वां। ठीक, अभी कौन है? 18वां। तो 18वां को ही देखना है। 79 कथन और कारण है, देखते हैं। वर्ष 2004 के 2004 ईस्वी के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। हम लोग जस्ट ऊपर देखे तो ये कथन सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई। कितना पेड़? 1.5 लाख पेड़। ये दोनों ही बातें सही है, क्योंकि ईवीएम की वजह से बैलेट पेपर की छपाई नहीं हुई और पेड़ की रक्षा हुई है। 80। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में से किससे मिलने से होता है? इसको पहले समझ लेते हैं। तो संसद है, इसका 2 पार्ट है। कितने पार्ट? 2 पार्ट। ध्यान से पहले सुन लीजिए। पहला पार्ट है सदन। कौन पार्ट है? सदन। दूसरा पार्ट है राष्ट्रपति। दूसरा पार्ट क्या है? राष्ट्रपति। अब सदन के कितना पार्ट है? 2 पार्ट। कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अर्थात 1 2 3। नेक्स्ट फ्रेंड, जो पॉलिटी का 80 क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। तो हम लोग सिर्फ अभी पॉलिटी देखेंगे, करेंट को अलग से देख लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का स्थान जो है 134 है। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे आपको ये जल्द ही पूरा वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट जो सीट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।